हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं पेट्रोलियम के बारे में और कोयले के बारे में, कोयले के प्रकार और पेट्रोलियम, इनके बारे में हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और आज की वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है दहन और ज्वाला के बारे में। तो एनसीईआरटी नोट्स के सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो कि हम आपके सामने ला रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए, तो इनको पूरा लास्ट तक देखें, बहुत कुछ जानकारियाँ आपको इसमें मिलेंगी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एग्ज़ाम समाधान में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि पहली स्लाइड हम जाएंगे। पहली स्लाइड में जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्य में प्रकाश किस अभिक्रिया या विधि द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो सूर्य का हमारे पास तक प्रकाश पहुंचता है, उसको आने का तरीका क्या है, कैसे उसमें से प्रकाश जो होता है वो उत्पन्न होता है, वो कैसे होता है। तो सूर्य से जो ऊष्मा और प्रकाश जो उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। इस पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से लर्न कर लेना कि किस विधि द्वारा होता है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम, जिसमें है दहन। दहन क्या होता है। देखो, आपको लग रहा हो कि इतने में इसमें आसान आसान चीज़ें बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 8th के बेस पे बता रहा हूँ, जिससे कि आपकी साइंस में एक पकड़ मजबूत हो जाए और बेसिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए अभी 8th फिर 9th 10th 11th 12th पूरा इस हिसाब से क्या होगा, इसके लेवल बढ़ते जाएंगे और आपको उसके हिसाब से नोट्स मिलते रहेंगे। तो अभी इसमें है दहन होता क्या है। तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे मोमबत्ती जलती है या कुछ भी जलता है, तो उसमें मोमबत्ती जलती है, उससे ऊष्मा देता है। उस प्रक्रिया में जो ये प्रक्रम चल रहा है क्या हो गया, रासायनिक प्रक्रम हो गया। तो दहन हमारा क्या होता है, तो इससे आपको समझ में आ गया दहन हमारा क्या होता है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे पहुंचते हैं, जिसमें है दाह। तो जिस पदार्थ का दहन होता है वह होता है दाह। अभी हमने दहन पढ़ा। अब जैसे मैं बोलूँ कि ये वस्तु कोई हम जला रहे हैं, ठीक है, दहन हुआ तो इसमें से ऊष्मा निकली बाहर को। ठीक है, ऊष्मा निकली, तो ऊष्मा निकली जो वस्तु है उसको क्या कहेंगे, जिस वस्तु का दहन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, दाह कहेंगे। ठीक है, दाह कहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है संचारित प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन मैं आपके ऐसे ही एक जीके अपडेट के लिए, ताकि थोड़ा सा माइंड बिल्ड हो, थोड़ा सा ज्ञान हमारे माइंड में आना चाहिए। जो 8th बेस है उसमें अगर हम बच्चों को एक एक क्वेश्चन इसी टाइप का बताते रहें तो एक नॉलेज हमारी अच्छी बढ़ती है। और दूसरा, जो भी कंपटीशन के एग्जाम में कर रहे हैं, अगर अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एक माइंड के थोड़ा सा काम करने का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने करी थी। इसको अच्छे से गांठ बांध लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में आने की संभावना भी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है और भौतिक अभिक्रिया भी होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया मेनली जो एग्जाम्स में आता है, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया टिक करना कि मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है, तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें मैंने एक पिक्चर यहाँ पे रखी है। ठीक है, एक पिक रखी हुई है। ये इसलिए रखी है कि जो हम मोमबत्ती देखते हैं, हम तो देखते हैं कि जल रही है, उसमें देखते हैं कहीं पे हम देखते हैं कि ब्लू कलर का आ रहा है, कहीं पीला आ रहा है, कहीं पे रेड टाइप का कलर आ रहा है। तो एक कलर क्यों आता है और कलर का कुछ कलर से कुछ संबंधित भी है, या खाली कलर हम देखते हैं कि हाँ कलर आ रहा है वो जल रहा है तो ऐसे ही आ गया। तो ये क्वेश्चन आप कभी भी कोई चीज़ देखते हो ना, तो माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला मोमबत्ती जल रही है, तो इसमें क्या होता है, सबसे नीचे जो है पॉइंट में, ये वाला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगे हैं पहले से ही, तो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, उसमें क्या है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो क्या है, काला। और उसके बारे में उसने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या करा, टिक करा है इधर को, क्या है उसके बारे में कि सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अभी तो मोमबत्ती सबको पता है मोमबत्ती कहते हैं, फिर धीरे से इसके ऊपर चलते हैं, जो हमारा क्या है, पीला भाग है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या है, आंशिक दहन वाला मध्य भाग। और आंशिक दहन वाला मध्य भाग क्या है, थोड़ा कम गर्म होता है। तो सबसे कम गर्म कौन सा होगा, जहाँ जल रहा है उससे ऊपर थोड़ा कम गर्म होगा। और ऊपर जो है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, जिसका कलर कैसा होता है, नीला होता है, और यह सबसे गर्म भाग होता है।
तो एक चीज़ मैं अगर आपके माइंड में डालूं कि आपने कभी देखा होगा, जो सुनार होते हैं ना, सुनार जो सोने का काम करते हैं, तो उनके वहाँ पे एक जब आग जलती है वो फूंक मारते हैं उसके ऊपर। तो जब वो फूंक मारते हैं ना, तो वो पूर्ण दहन वाला जो बाहरी भाग होता है, जो हमारा नीले कलर का होता है, उसको क्या करते हैं, उस पे उसको वो फूंक मार के उस धातु पर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, वो जल्दी से पिघल जाता है क्योंकि वो सबसे गर्म होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लें। याद क्या कर लें, एक माइंड में रहना चाहिए कि हाँ इसलिए ऐसा होता है। तो अगली साइड में चलते हैं, जो कि है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है? देखो छोटे छोटे पॉइंट और इसमें क्या होता है ना, अगर हमने सही से पढ़ा ना हो तो हम क्या होता है, कंफ्यूज होने लग जाते हैं इन चीज़ों में। तो ज्वलन ताप क्या होता है, तो यह वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। सिंपल चीज़ है, ज्वलन ताप जिसमें कोई पदार्थ क्या हो रहा है, अगर मैं नॉर्मली पदार्थ बोलूँ और वो क्या होगा उसके बाद उसमें जलने लग जाता है। सिंपल है ना। तो कोई भी जो न्यूनतम ताप है जिस पर कोई चीज़ जलने लग जाता है वो क्या होता है, ज्वलन ताप होता है। अब इसी में जो हमारा दहन और ज्वाला में है, एक पॉइंट आया था कि अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा क्यों होती है, या अम्ल वर्षा थी, तो उसमें मैंने थोड़ा पॉइंट उसके बारे में लिख लिया कि हाँ क्या होता है अम्ल वर्षा। और जो कंपटीशन की तैयारी बड़े लंबे टाइम से कर रहे हैं उनको मेरे हिसाब से पता होगा कि हाँ अम्ल वर्षा होती क्या है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछता है और दोनों चीज़ें देता है। तो इसमें है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल वर्षा का ये करते हैं। मीन्स की जो अम्ल वर्षा होती है, अगर वर्षा की बूंद है कोई, उसके साथ अभिक्रिया करेंगे, उसमें मिलेंगे, और उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन जो होगा सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों के दोनों घुल जाते हैं इसमें, और जिससे वो क्या होता है, अम्ल बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा जब होती है, इससे ज़मीन की उर्वरता जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और जितने भी कोई पुराने अगर महल वगैरह बोले, जैसे मैं बोलूँ ताजमहल एक एग्जाम्पल अच्छा है इसका, कि अम्ल वर्षा होने की वजह से उसका कलर क्या हो रहा है, फीका हो रहा है। तो अम्ल वर्षा से बहुत ही नुकसान भी होते हैं। ये मेनली मैंने इसमें बता दिया कि हाँ क्या होता है कि जो हमारी धरती की उर्वरकता शक्ति होती है वो कम हो जाती है, और जो मुझसे पुराने या बोलूँ पुरानी बिल्डिंग वगैरह या स्मारक वगैरह हैं उनको नुकसान पहुंचाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि है माचिस की तिल्ली या माचिस की तिल्ली के सिरे पर किसका लेप लगता है, या फिर जो माचिस की तिल्ली होती है ना उसके ऊपर आपने कभी ध्यान दिया होगा, एक काला काला या रेड रेड एक ऊपर से बना होता है। तो यह किसका ये इसमें लेप किसका होता है, तो यह होता है हमारा एंट यह होता है हमारा किसका, एंटीमनी, ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट या क्लोराइड। तो इसमें कैसे बोलेंगे, तिल्ली होती है उसके ऊपर ये ऐसे करके बना होता है ना, तो ये बोल रहा है कि ये किसका बना होता है, तो ये एंटीमनी, ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का बना होता है। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से याद करें, एग्जाम्स में पूछ लेता है। दूसरा पॉइंट इसी से एक पूछता है कि जो माचिस के रखने, मतलब माचिस की तिल्ली होती है, माचिस का डिब्बा होता है ना, आपने कभी ध्यान दिया होगा, हमारा माचिस की डिब्बा ये ऐसे करके डिब्बा होता है ना, उसमें साइड में ऐसे करके स्लाइड होती है, साइड में ऐसे करके, तो स्लाइड में दाने 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 देखोगे आपने। तो ये जो दाने होते हैं साइड में रेड रेड कलर का बना होता है, इसमें साइड में जो इसका किसका चूर्ण इसमें लगा होता है, किसका इस साइड में ये किससे ये बनाया होता है, तो यह चूर्णित कांच तथा लाल फास्फोरस से बना होता है। जिसमें लाल फोरस का अगर मैं प्रतिशत बोलूँ कितना होता है, कितना होता है, इसको बता देता हूँ आपको अच्छे से। 50% जो होता है वो लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, इसी वजह से हमारी माचिस क्या होती है, जल पाती है। तो अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं। सिंपल चीज़ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें बोला है कि ज्वलनशील पदार्थ वह होंगे जो कि जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और वह बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अगर मैं इसमें बोलूँ कौन से, अल्कोहल हो गया और एलपीजी। और ठीक है, एलपीजी का आपको फुल फॉर्म मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें क्या होता है, क्या होता है इसकी फुल फॉर्म बताना, याद करो याद करो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जी। मुझे पता है बहुतों को याद आ गया होगा, जिसको नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो देखें दोबारा से और अच्छे से उसको याद कर लें। ठीक है, क्योंकि वीडियो आप जितनी बार देखोगे ना उतनी बार अपने माइंड में वो क्या होगा, रिवाइज होगा, और रिवाइज होगा तो वो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है ऊष्मीय मान क्या होता है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, ज्वलनशील पदार्थ
ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीय मान। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, उससे उससे मान क्या होता है, मतलब कि ऊष्मीय मान होता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा मिलती है हमको, वो हमारा क्या होता है, ऊष्मीय मान कहलाता है। ठीक है, ऊष्मीय मान यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है, तो 1 किलो जूल प्रति किलोग्राम हमारा ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। और ऊष्मीय मान का जो मात्रक होता है ना, ये हमारा अलग अलग धातुओं का अलग अलग होता है, या अलग अलग मैं चीज़ का बोलूँ तो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं तुम्हें इसमें कोई बोलूँ कि जैसे एलपीजी का होता है, तो इसका 55,000 केजी, मतलब किलो जूल केजी होता है क्या, ऊष्मीय मान। या मैं बोलूँ गोबर के उपले जो होते हैं उनका कितना होगा, तो उनका 6,000 से 8,000 क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। या पेट्रोल का बोलूँ तो उसका क्या होगा, 45,000 या 45,000 क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो मात्रक देखो क्या होता है, किसी भी चीज़ को जिस चीज़ में नापते हैं, जैसे मैं बोलूँ हम लेते हैं चीनी या फिर कोई चीज़, तो उसमें क्या बोलते हैं, 1 किलो, है ना। और जैसे तेल को या पानी कुछ टाइप का लेते हैं, उसमें लीटर होता है। तो वैसे ही अगर ऊष्मा का मान हमें निकालना हो तो किस में निकलेगा, किस में निकलेगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम। बिल्कुल सही, समझदार हो गए सब। तो आज की वीडियो का ये अंतिम वो था। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और होप सो आपको अच्छी लगी हो, है ना, अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ इसको फैलाएं। देखो, जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं, और उतना हम और अच्छा और ज़्यादा मेहनत करने की हमारे अंदर से क्या आती है, एक आग टाइप की आती है कि हम ज़्यादा मेहनत करें। और इतने लोगों का कोई अगर कोई देख रहा है वीडियो, उनका इतना भला हो रहा है तो अच्छा लगता है। तो आप इसको जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।